मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड में जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं अंकेक्षण योजना एवं कार्यप्रणाली। एक अंकेक्षण का कार्य करने से पहले हमेशा एक अंकेक्षण की योजना बनानी चाहिए ताकि वह जो अंकेक्षण का कार्य कर रहा है वह सफलतापूर्वक संभव हो सके। तो सर्वप्रथम अंकेक्षण को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक कार्यक्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। वैधानिक अंकेक्षण में तो जो कार्यक्षेत्र होता है वह विधान में ही दिया हुआ होता है। समझौते के द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है लेकिन किंतु कम नहीं किया जा सकता, जबकि निजी अंकेक्षण के अंतर्गत समझौते के अनुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। यह लिखित समझौते के द्वारा तय होना चाहिए कि भविष्य में कार्यक्षेत्र संबंधी ताकि कोई झगड़ा उत्पन्न न हो। दूसरा पॉइंट है व्यवसायिक संस्था के विषय में जानकारी। एक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करते समय निम्नलिखित जानकारियाँ होनी चाहिए। व्यवसाय की विशेषताएं। एक सफल अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यवसाय की विशेषताओं को अच्छी तरह जान ले, जैसे कि व्यवसाय में किस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, व्यवसाय में स्थायी संपत्तियां कैसी है, अस्थायी संपत्तियां कैसी है, कौन सी मदों से रिकॉर्ड प्राप्त होती है, किन मदों पर खर्चा होता है, इस तरीके की जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके बाद है पुस्तपालन की प्रणाली। एक अंकेक्षक को ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि पुस्तपालन की कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी। पुस्तपालन में महाजनी पद्धति अपनाई है अथवा अंग्रेजी पद्धति, यह इसको तय कर लेना चाहिए। प्राय पुस्तपालन के दोहरा लेखा सिद्धांत को ही अपनाया जाता है, किंतु परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार पुस्तपालन की अलग अलग विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। थर्ड पॉइंट है पुस्तकों की सूची। संस्था के द्वारा आर्थिक व्यवहारों के लेखों के लिए रखी गई पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए। वैधानिक व आंकड़ों संबंधी पुस्तकों की सूची अंकेक्षक को ले लेनी चाहिए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि व्यवसाय में किस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार से कार्य किया जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन दूसरे द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन तीसरे के द्वारा किया जाता है। तो अंकेक्षक को पहले ही यह देख लेना चाहिए कि संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार की अपनाई जा रही है। साथ ही साथ यह देखना चाहिए कि कर्मचारियों में कार्य का विभाजन किस प्रकार किया गया है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करता है और किस व्यक्ति के पास कौन कौन सी पुस्तकें रखी हुई है, कौन कौन सी लेखें वो रखता है। पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता व चिट्ठा भी अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि उसे जानकारी हो सके कि पिछले लाभ हानि खाते और चिट्ठे में क्या क्या रिपोर्ट दी गई थी और कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया था। संस्था के उपनियम। संस्था के संबंधित यदि कोई अंतर नियम वगैरह हैं तो उनको भी एक कॉपी अंकेक्षक को ले लेनी चाहिए ताकि वह जब भी अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करे तो संस्था से संबंधित जो भी नियम वगैरह हैं उसकी जानकारी उसको अच्छी तरह हो जाए। अन्य बातों के संबंध में जानकारी। एक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करने से पहले अन्य बातें जैसे कि चालू अंकेक्षण कराया जाएगा अथवा सामयिक अंकेक्षण, इसके अतिरिक्त यदि अंतरिम अंकेक्षण करना है तो वैसी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सामयिक अंकेक्षण की स्थिति में अंकेक्षण आर्थिक वर्ष के तुरंत बाद प्रारंभ किया जाएगा अथवा कितनी अवधि के बाद किया जाएगा, और यह भी देखना चाहिए कि अंकेक्षक का पारिश्रमिक क्या होगा। अंकेक्षण कार्यक्रम से आशय यह है कि एक अंकेक्षण की योजना बनाने से कार्य स्टार्ट करने से पहले जो भी योजना बनाई जाती है वह अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। जिस प्रकार की भवन का बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, कार्य किस प्रकार प्रारंभ किया जाएगा, कितने श्रमिक लगेंगे, कितनी सामग्री आएगी, कितना समय में कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसी योजना बनाई जाती है। तो वैसे ही एक अंकेक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया जाता है जिससे कि अंकेक्षण सफलतापूर्वक किया जा सके। अंकेक्षण कार्यक्रम का लोचपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। लोच से तात्पर्य यह है कि अंकेक्षण करते समय ज्ञात होने वाली नई परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण कार्यक्रम को परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार कहा जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण मानदंडों के आधार पर तैयार की गई ऐसी लोचपूर्ण योजना होती है जो यह बताती है कि कौन सा जांच कार्य किस व्यक्ति द्वारा कितने समय में किस प्रकार के किया जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। अंकेक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्राहक की लेखा प्रणाली नीतियों, आंतरिक नियंत्रण प्रविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जाता है, जो अंकेक्षण प्रविधियां अपनानी है उनका स्वभाव, समय और सीमा निर्धारित करना तथा संपूर्ण कार्य को समन्वित करना
अंकेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य। अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्टता। अंकेक्षण कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि वह बिल्कुल क्लियर हो, तो अंकेक्षण उसी प्रकार से किया जा सके। और विभागों में बंटवारा। अंकेक्षण कार्यक्रम का विभिन्न विभागों हैं, जैसे क्रय विक्रय विभाग, रोकड़ विभाग आदि विभिन्न विभागों में इसका बंटवारा हो जाना चाहिए। लेखा प्रपत्र और न्याय सिद्ध प्रवाह। अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे कि व्यवहार की शुरू से अंत तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन सबकी जांच संभव हो सके। तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए अलग अलग कॉलम। अंकेक्षक के कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अंकेक्षण कार्यक्रम में तारीख, हस्ताक्षर, अंकेक्षण कार्य के लिए उनके व्यवसाय में कितनी बार आना पड़ा आदि के लिए अलग अलग कॉलम होने चाहिए। लोजदार। अंकेक्षण कार्यक्रम पूर्णतः लोजदार होना चाहिए ताकि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। पुनर्जांच। अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि समय समय पर पुनर्जांच करके उसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। कार्यक्षेत्र के अनुसार। अंकेक्षण कार्यक्रम कार्यक्षेत्र के अनुसार होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, जिससे कि समयावधान की बचत हो, समयावधान अधिक नहीं लगे। सर्वोत्तम साक्ष्य। अंकेक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक व्यवहार की जांच उससे संबंधित सर्वोत्तम साक्ष्य से करनी चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। अंकेक्षण कार्यक्रम के निम्नलिखित लाभ है। कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। अंकेक्षण कार्यक्रम जब हम बना लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सा कार्य किया जाना चाहिए और कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, तो इस प्रकार हम योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को कार्य करने में आसानी रहती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। उत्तरदायित्व निश्चित करना। अंकेक्षण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो जिम्मेदारी है वह तय हो जाती है, उनका उत्तरदायित्व निश्चित हो जाता है, जिससे कि वह पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। अंकेक्षण कार्य की कार्य प्रगति। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा किसी भी समय यह ज्ञात किया जा सकता है कि कितना कार्य हो चुका है, कितना बाकी है और पूरा करने में कितना समय लगेगा। कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं। यदि किसी कारण से वर्तमान कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे कर्मचारियों को लगाकर अंकेक्षण कार्य कराया जाता है तो नए कर्मचारियों को कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। अंकेक्षण के कार्यक्रम के अभाव में ऐसे समय में बहुत कठिनाई होती है। यदि किसी समय हमें कर्मचारियों में परिवर्तन करना पड़े तो हमें दिक्कत हो जाती है। अगर अंकेक्षण कार्यक्रम यदि हम बना लेते हैं तो हम पुनः यदि कभी ज़रूरत पड़े तो हम कर्मचारियों को परिवर्तित कर सकते हैं। कार्य में एकरूपता। इससे हमारे कार्यों में एकरूपता रहती है। न्यायालय से रक्षा। भविष्य में अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का अभियोग चला जाता है तो अंकेक्षक अपनी रक्षा के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रमाण स्वरूप पेश कर सकता है। संपूर्ण जांच। लेखों के परीक्षण का कार्यक्रम पहले ही बना लेने से भविष्य में कार्य करते समय किसी भी भाग के छूट जाने का भय नहीं होता है। संपूर्ण जांच हो जाती है। समय की बचत। एक बार हम योजनाबद्ध ढंग से योजना बना लेते हैं तो उस अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता। अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से कर्मचारी द्वारा किए गए अंकेक्षण कार्य का अंकेक्षक द्वारा आसानी से पुनर्निरीक्षण भी किया जाता है। अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षण के सिद्धांतों का पालन संभव होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम से निम्नलिखित हानियाँ भी संभव है। कार्य का यंत्रवत होना। अंकेक्षण कार्यक्रम में सब कुछ जो भी कार्य होते हैं वे कार्य तय हो जाते हैं, उनकी समय सीमा तय हो जाती है, तो इस प्रकार जो कार्य होता है वह ऐसा लगता है जैसे यंत्रवत हो रहे हैं कार्य। और यदि अंकेक्षण कार्य के दौरान किसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाने से तो उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, इससे कार्य में नीरसता भी आती है। स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। अंकेक्षण का स्टाफ उसी मार्ग का अनुसरण करेगा जो अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रोत्साहन का इसके अंतर्गत अभाव रहता है। रचनात्मक चिंतन का अभाव। अंकेक्षण के अंतर्गत जो भी हमारी जो तय है कार्य उसी अनुसार कार्य होंगे, उनमें रचनात्मक चिंतन का अभाव रहता है। नैतिक प्रभाव में कमी। अंकेक्षण के अंतर्गत व्यवसाय के कर्मचारियों को ज्ञात हो जाए और उन्हें अंकेक्षण की सीमाओं का यदि पता चल जाए तो यदि ऐसा हुआ तो अंकेक्षण द्वारा उन पर होने वाले नैतिक प्रभाव में कमी आ जाएगी। छल कपट का कम प्रकट होना। यंत्रवत यदि कार्य होने लगता है तो केवल साधारण छल कपट ही प्रकट हो पाते हैं। चतुराई से किए गए योजनाबद्ध छल कपट छिपे रह जाते हैं। अयोग्यताएं प्रकट न होना। लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम करने से कर्मचारियों का यह अर्थ लगाएंगे कि यह उनके कार्य की अधिकतम सीमा है और आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक कार्य करना वे नहीं चाहेंगे। न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। यदि अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही या कर्तव्य भंग का अभियोग चलता है तो उसी के द्वारा बनाया गया अंकेक्षण कार्यक्रम उसके विरुद्ध
प्रयुक्त किया जा सकता है। यह भी एक कार्यक्रम की एक सीमा है, एक हानि है। थैंक्स स्टूडेंट।